प्रिय प्रतियोगियों, स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। हम नेट जेआरएफ की परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है हिंदी विषय का, हम उसको देख रहे हैं और उसमें नेट का जो सिलेबस है, जो उसमें चौथी इकाई रखी गई है, यानी कि 4th यूनिट हम पढ़ रहे हैं। और 4th यूनिट में उपन्यास रखे गए हैं। जिन उपन्यासों को पढ़ना है उसमें से हम एक उपन्यास को पढ़ रहे हैं जो पहले नंबर पे रखा गया है, देवरानी जेठानी की कहानी। हम इस उपन्यास को पढ़ रहे थे और इस उपन्यास में कल हमने गौरी दत्त के जीवन के विषय में आपको बहुत कुछ बातें बताई, आपने उसको पढ़ा। अब आगे हम क्या देखेंगे इनके बारे में, पंडित गौरी दत्त की रचनाओं को और उनके बारे में, और भी जो उनकी रचना के विषय में जो कुछ भी कहा सुना गया है उसके विषय में देखेंगे। उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि पुष्पोम एजुकेशन में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस शुरू हो गए हैं, दोनों बैच प्रारंभ हो गए हैं। तो यदि आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, प्रवेश लेना चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स में, तो आप इस नंबर पे, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है संस्थान का, और इस संस्थान के नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज, कॉल नहीं करेंगे आप मैसेज करेंगे। अगर आपको मैसेज के थ्रू सारी जानकारी मिल जाएगी और कॉल संस्थान की तरफ से ही आपको जाएगा, तो आप इस पर कॉल ना करके मैसेज करेंगे। यदि आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो इस पर, चाहे ऑफलाइन में लेना चाह रहे हों, अगर आप गोरखपुर से हैं तो आप ऑफलाइन में एडमिशन ले सकते हैं, और अगर ऑनलाइन से लेना कहीं और के हैं तो आप ऑनलाइन में एडमिशन ले सकते हैं, ऑनलाइन बैच ले सकते हैं। हमारे संस्थान से हिंदी विषय की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं हिंदी विषय में, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है और पूरी तैयारी कराई जाती है। पूरे पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है और बड़े गहराई के साथ, बड़ी ही गहनता के साथ पढ़ाया जाता है, ताकि आपसे परीक्षा में कोई भी प्रश्न छूटे नहीं और आप पूरे हिंदी विषय के मर्मज्ञ बन के जाएँ और परीक्षा में अच्छे अंक लेके आएँ, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। तो उस हिसाब से हमारे संस्थान के द्वारा आपको कक्षाएं भी दी जाती हैं। बैचेस प्रारंभ हैं। वैसे तो यूट्यूब पे भी फ्री वीडियो आपको मिल रहे हैं, किंतु अगर आप बैच में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हम आगे अब देखेंगे गौरी दत्त के विषय में। हम गौरी दत्त के जन्म के विषय में पढ़ चुके थे, बाकी उनके जीवन, पढ़ाई लिखाई से संबंधित जानकारी हमने कल की कक्षा में आपको दिया। आज हम क्या देख रहे हैं, आज पंडित गौरी दत्त जो हैं इनकी अन्य रचनाओं को देख रहे हैं। इनकी अन्य रचनाएं यानी कि देवरानी की जेठानी की कहानी उपन्यास, जो कि 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुई, ये तो हम पढ़ते ही हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनकी और रचनाएं भी हैं, उसके विषय में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, ताकि परीक्षा में यदि उनकी कोई अन्य रचना पूछ देता है तो आप उसका सही उत्तर कर पाएँ। तो पहले नंबर पे इनकी जो रचना आती है अक्षर दीपिका है, दूसरी रचना है सच्चे मोती, तीसरी रचना असरफियों की थैली, चौथी नागरी के दफ्तर, और पांचवी है देवरानी जेठानी की कहानी जो आप पढ़ रहे हैं, छठी है बाल रक्षा, सातवां नागरी 100 अक्षर, और आठवां सर्राफी नाटक, नौवां है गौरी दत्त गौरी जनक, और गौरी जनक, और 10वां है गौरी नागरी कोश, और 11वां जो इनकी अनुदित रचनाएं भी हैं। अनुदित रचनाओं में कौन सी इनकी रचना है, तो ये देख लीजिए, ये जनक नहीं है, ये जीवन है। क्या है ये, गौरी जीवन रचना का नाम है, गलती से ये जनक लिख दिया गया था। तो ये 10 इनकी रचनाएं हैं जो मौलिक रचनाएं इनकी कही जाती हैं, यानी कि इन्होंने स्वयं लिखा है, ये मौलिक रचनाएं इनकी हैं। अक्षर दीपिका, सच्चे मोतियों की माला, असरफियों की थैली, नागरी के दफ्तर, देवरानी जेठानी की कहानी, बाल रक्षा, नागरी 100 अक्षर, सर्राफी नाटक, और गौरी जीवन, गौरी नागरी कोश, ये इनकी 10 मौलिक रचनाएं हैं। नागरी के विषय में इन्होंने लिखा है नागरी 100 अक्षर। मैंने आपको कल बताया था कि कल की कक्षा में ये बताया गया था आपको कि जो पंडित गौरी दत्त थे नागरी के प्रथम प्रचारक हैं, नागरी लिपि के प्रति प्रथम प्रचारक हैं। जब आपको भाषा का चैप्टर पढ़ाएंगे, यानी जो भाषा वाली यूनिट है, जब आप उसमें पढ़ेंगे हिंदी भाषा
के विषय में। तो हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि और उसके गुण दोष, उसके प्रचार प्रसार विकास के विषय में आपको बताया जाएगा। तो आपको पंडित गौरी दत्त के विषय में आपको फिर से ढेर सारी बातें पढ़ने को मिलेंगी। ये गौरी दत्त जो थे, आपको एक छोटी सी स्टोरी के रूप में मैं आपको बता देती हूँ कि जो पंडित गौरी दत्त थे, इन्होंने पहली बार ही देवनागरी लिपि के प्रसार के लिए कदम उठाया था। और इन्होंने एक व्याख्यान सुना था दयानंद सरस्वती जी का, जो उस समय के एक महान आचार्य थे। वो दयानंद सरस्वती ने देवनागरी विषय पे एक व्याख्यान दिया था। उस व्याख्यान को गौरी दत्त ने सुना और उनसे वो इतने प्रभावित हुए कि ये अपना पूरा जीवन ही देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार को सौंप देते हैं। और जो गौरी दत्त थे, तो गौरी दत्त पूरा जीवन भी सौंप देते हैं। और जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि के लिए प्रचार के लिए जो मिशन स्कूल में ये जॉब कर रहे थे, यानी नौकरी कर रहे थे जिस मिशन स्कूल में, उस मिशन स्कूल की नौकरी से इस्तीफ़ा दे देते हैं। और इस्तीफ़ा दे करके नागरी देव पाठशाला या नागरी पाठशाला शुरू करते हैं देवपाड़ा चबूतरे पे। तो और उसके बाद ये इतने इनका मतलब देवनागरी को लेकर के इनका लगाव इतना ज़्यादा था कि ये क्या करते हैं, अपना पूरा जीवन उसी को सौंप देते हैं। और जीवन के साथ साथ अपनी संपूर्ण संपत्ति भी इसे देवनागरी को ही सौंप देते हैं। जब ये गौरी दत्त मतलब मरने से पहले अपना एक वसीयत बनवाए थे, और उस वसीयत में जो देवनागरी प्रचार संस्था थी उसको उन्होंने अपनी सारी संपत्ति के साथ साथ अपने पुस्तकें, अपने जो उनका मकान था, वो मकान वगैरह सब कुछ उन्होंने पूरे घर का जितना एक सामान था, उस सभी सामान के साथ सब कुछ उन्होंने देवनागरी प्रचार सभा को सुपुर्द कर दिया था। उसके नाम कर दिया था कि मेरे मरने के बाद ये जो भी संपत्ति है, जो भी मेरे सामान है, पुस्तकें हैं, ये सब चीज़ें जो भी हैं, इस पे अधिकार किसका हो जाएगा, देवनागरी सभा का हो जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने मतलब देवनागरी का प्रचार प्रसार किया और इतनी लगन थी देवनागरी के प्रति। उसी से संबंधित एक नागरी 100 अक्षर इन्होंने रचना भी की। तो हमने क्या देखा कि इनकी रचनाएं 10 मौलिक रचनाएं, अक्षर दीपिका, सच्चे मोतियों की माला, असरफियों की थैली, नागरी के दफ्तर, देवरानी जेठानी की कहानी, बाल रक्षा, नागरी 100 अक्षर, सर्राफी नाटक, गौरी जीवन, गौरी नागरी कोश लिखा। और इसके बाद इनकी कुछ अनुदित रचनाएं हैं, यानी जिसका इन्होंने अनुवाद किया। तो एक गिरजा उपन्यास है, इस गिरजा उपन्यास का इन्होंने अनुवाद किया। यानी गिरजा ये क्या है, ये किसी अन्य भाषा से अनुवादित रचना है। 1904 ईस्वी में इन्होंने इसका गिरजा नामक उपन्यास लिखा, अनुदित उपन्यास लिखा। अब इन्होंने कुछ पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया। तो इसमें देखेंगे संपादन किसका किया, देवनागरी गजट पत्रिका का संपादन किया और नागरी पत्रिका, 2 पत्रिकाओं का ये संपादन करते हैं। कौन कौन से, देवनागरी गजट और देवनागरी पत्रिका। फिर हम देखते हैं कि अब देवरानी जेठानी के विषय में हम पढ़ेंगे, देवरानी जेठानी उपन्यास को पढ़ेंगे। तो इसमें देखते हैं कि देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास, यानी कि हिंदी का प्रथम उपन्यास मानने वाले विद्वान, ये परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि हिंदी को जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना, तो ये जो देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास है, ये भी प्रथम उपन्यासों की श्रेणी में आती है। तो प्रथम उपन्यास मानने वाले विद्वान कौन है, ये पूछ सकता है प्रश्न कि देवरानी जेठानी की कहानी किन के अनुसार प्रथम उपन्यास मानी जाती है हिंदी की। तो उसमें एक तो डॉक्टर गोपाल राय हैं, दूसरे पुष्पपाल सिंह हैं और तीसरे हिंदी उपन्यास के कोशकार हैं। जो हिंदी उपन्यास के कोशकार हैं, इन तीनों लोगों ने, और डॉक्टर पुष्पपाल सिंह, डॉक्टर गोपाल राय, ये तीनों लोग क्या मानते हैं, देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास मानते हैं हिंदी का। और इस हिंदी उपन्यास कोशकार में कौन कौन लोग थे, ये भी देख लीजिए। 3 लोग इसमें थे शामिल, संतोष गोयल, उषा कस्तूरिया और उमेश माथुर। ये तीनों लोग कौन हैं, ये हिंदी उपन्यास के कोशकार हैं, यानी हिंदी उपन्यासों को इकट्ठा करने वाले, संग्रहित करने वाले, कोश उसका बनाने वाले ये लोग हैं। कौन, संतोष गोयल, उषा कस्तूरिया, उमेश माथुर। तो इन सभी लोगों ने क्या माना है, देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है।
अब एक कथन और देखेंगे कि डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को रानी केतकी की कहानी के बाद दूसरी मौलिक गद्य कथा कहा है। डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी के विषय में क्या कहा कि ये रानी केतकी की कहानी के बाद दूसरी मौलिक गद्य कथा है, यानी कि इसको मौलिक उपन्यास माना डॉक्टर गोपाल राय ने किसे, देवरानी जेठानी की कहानी को। अब हम देवरानी जेठानी कहानी के उपन्यास को आगे पढ़ेंगे। अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इनके सबसे पहले प्रमुख पात्रों को देख लेंगे, क्योंकि पात्रों के भी नाम पूछते हैं परीक्षाओं में कि ये कौन सा पात्र किस उपन्यास का है। तो सबसे पहले हम देवरानी जेठानी उपन्यास के पात्र को देखेंगे। तो आगे हम देखते हैं इसको। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि जो देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास है, इसके प्रमुख पात्रों को हम देखेंगे और उनका परिचय प्राप्त करेंगे। परीक्षा में पात्रों को पूछता है, पात्रों के नाम को पूछता है और उसके बाद उनका जो उपन्यास में जो रोल होता है उसे भी पूछता है, यानी कि क्या चरित्र है उनका, ये भी पूछता है। तो आप इसको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। पहले नंबर पे सर्वसुख आता है। तो ये सर्वसुख कौन है? सर्वसुख मेरठ का अग्रवाल बनिया है। परीक्षा में यह प्रश्न एक बार पूछ चुका है कि सर्वसुख कौन है। तो देवरानी जेठानी की कहानी में जो पात्र सर्वसुख है ये कौन है? तो ये आपको याद होना चाहिए कि मेरठ का अग्रवाल बनिया है। ये भी प्रश्न बनाया था एक बार परीक्षा में कि देवरानी जेठानी की कहानी में जो कथा कही गई है वो किस जगह की या किस स्थान की कही गई है, किन लोगों की कही गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेरठ के अग्रवाल बनिया परिवार की कथा वर्णित है इसमें। दूसरा पात्र है पार्वती। दूसरी पात्र पार्वती है और ये पार्वती कौन है? पार्वती सर्वसुख की बड़ी बेटी का नाम है। फिर तीसरी पात्र आती है सुखदेई। सुखदेई कौन है? सर्वसुख की छोटी बेटी है। फिर चौथे नंबर पे दौलत राम आता है। दौलत राम कौन है? दौलत राम पात्र सर्वसुख का बड़ा बेटा है, बड़े बेटे का नाम दौलत राम है। और दूसरा बेटा है इनका छोटे लाल, यानी कि पांचवा पात्र छोटे लाल है और ये छोटे लाल सर्वसुख का छोटा बेटा है। छोटा बेटा है इसलिए छोटे छोटे उसको कहते थे, इसलिए उसका नाम छोटे लाल पड़ गया। अब जो छठा पात्र है मुंशी टिकैत। मुंशी टिकैत नारायण है, मुंशी टिकैत नारायण। और सातवां पात्र हरसहाय काबली है। ये दोनों लोग मुंशी टिकैत नारायण और हरसहाय काबली, ये लोग कौन है? ये शहर के अमीर लोग हैं। इनके बारे में भी पूछ लेगा प्रश्न कि मुंशी टिकैत नारायण और हरसहाय काबली कौन है? तो ये शहर के अमीर आदमी हैं। किसमें? देवरानी जेठानी नामक उपन्यास में, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में। फिर आठवां पात्र जेठानी है और जेठानी का नाम क्या है? ज्ञानो। ध्यान रखेंगे क्योंकि परीक्षा में यह भी पूछ सकता है कि जो देवरानी है उसका नाम क्या है, या छोटी बहू का नाम क्या है, या बड़ी बहू का नाम क्या है, जो जेठानी उसका नाम क्या है। तो जेठानी है आठवें पात्र और जेठानी का नाम ज्ञानो है। और ज्ञानो कैसी है? ज्ञानो ईर्ष्यालु और कर्कशा स्त्री है और झगड़ालू स्त्री है। इस कहानी में, इस उपन्यास में, यानी कि देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास में जो जेठानी का चरित्र है, ज्ञानो का चरित्र कैसा है? ईर्ष्यालु है और कर्कशा स्त्री है और झगड़ालू स्त्री है। और नवा पात्र है देवरानी। ये देवरानी का नाम है आनंदी। और आनंदी कैसी है? जेठानी की अपेक्षा उत्तम चरित्र है इसका और ये पढ़ी लिखी है। फिर 10वां पात्र है लाल बुलाकी। ये कौन है? सर्वसुख की बिरादरी का है और मदरसे का नौकर है। जो मदरसा उस स्थान पे था, यानी कि उस गांव में या उस जगह पे जो मदरसा था उस एरिए में, उस मदरसे का ये नौकर है। कौन? लाल बुलाकी। ये भी पूछ सकता है प्रश्न में कि मदरसे का नौकर कौन है या लाल बुलाकी कौन है। फिर 11वें नंबर पे आती हैं मिश्रानी। मिश्रानी कौन है? सर्वसुख के पतोहू, सर्वसुख के पुरोहित दिल्ला पांडे की बहू हैं। जो सर्वसुख के पंडित हैं या पुरोहित हैं, उस पुरोहित के दिल्ला पांडे वो पुरोहित हैं और दिल्ला पांडे की बहू हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे अगर प्रश्न पूछ लिया परीक्षा में कि सर्वसुख के पुरोहित का नाम क्या है, तो आप नाम याद रखेंगे दिल्ला पांडे, और ये मिश्रानी उनकी बहू हैं। फिर 12वां पात्र है तनी। तनी कौन है? तनी इस उपन्यास में नाई है, नाई के रोल में है। फिर डूंगर है। डूंगर कौन है? डूंगर गरीब बनिया है और सर्वसुख का समधी है। यानी कि ये सुखदेई जो है, सुखदेई
का इसके घर में संबंध तय हुआ है। अभी विवाह नहीं हुआ है, लेकिन ये संबंध तय हुआ है, इसलिए इसमें डूंगर कौन है? डूंगर गरीब बनिया और सर्वसुख का समधी है। अब 14वें नंबर पे राम प्रसाद आते हैं। राम प्रसाद कौन है? ये आनंदी का भाई है। आनंदी के भाई का नाम क्या है? आनंद प्रसाद। और 15वां ज्ञानचंद आता है। ये ज्ञानचंद कौन है? ये सुखदेई का भांजा है। यानी कि सुखदेई का जहाँ पे विवाह मंगनी तय हुई है, सगाई हुई है, वो वहाँ का है, यानी कि उनका भांजा है सुखदेई का। और राम प्रसाद आनंदी का भाई है। इसमें जो दौलत राम है, यानी कि सर्वसुख का जो बड़ा बेटा है, उसके 2 संतानें हैं, एक लड़की है और एक लड़का। लड़की का नाम मुलिया है और लड़के का नाम कन्हैया है, ये भी याद रखेंगे आप। और जो छोटा बेटा है छोटे लाल, उसके भी 2 बच्चे हैं, नन्हे और मोहन। इसके 2 बेटे हैं सिर्फ, इसलिए नन्हे और मोहन उसका नाम है। और बड़े बेटे के एक बेटी और एक बेटा है, एक पुत्र पुत्री। तो ये कौन है? मुलिया और कन्हैया। तो ये हो गए पात्रों का परिचय। ये पात्रों के परिचय से प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछता है, एक ही पूछ लेगा, लेकिन अगर एक प्रश्न आप नहीं कर पाते हैं तो आपका 2 नंबर आपके हाथ से चला जाता है। तो आप इन सभी पात्रों को अच्छे से याद कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे। और अब हम अगली कक्षा में जब मिलेंगे तो अगली कक्षा में इस उपन्यास का जो विषय है, उद्देश्य है, ये सारी बातें देखेंगे। और उसमें कथा कौन सी वर्णित है, कहानी कैसी वर्णित है, ये सब बातें हम देखेंगे। और उस उपन्यास के विषय में जो महत्वपूर्ण कथन है आलोचकों के, ये सब कुछ हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक आप लोग इसको खूब ध्यान से पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिए और वीडियो को और लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।